everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप MBPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी 2026 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जब मैंने डिटेल्ड सिलेबस ब्रेकडाउन बुक लिस्ट का वीडियो बनाया था साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये प्रश्न था कि वो हमारी ऐप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि या फिर कोई ऑफलाइन बैचेस हैं तो वो देखना चाह रहे थे। तो मैंने आपको तभी भी बताया था कि मैं यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ जो वीडियोस रहेंगे स्पेसिफिकली जो एमसीक्यू टेस्ट्स वगैरह रहेंगे वो मेरे मेंबरशिप प्लान के अंडर मिलेगा, जिसका चार्ज सिर्फ 249 रुपीज़ है। प्रज्ञान मेंबरशिप आप ले सकते हैं। कुछ वीडियोस जो है उनका अर्ली एक्सेस भी आपको उसी मेंबरशिप के अंडर मिलेगा और इसके बाद के जो कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो भी आपको प्रज्ञान मेंबरशिप के अंडर मिलेगा। तो आप प्रज्ञान मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है हमारा, यूट्यूब चैनल पर आपको जहाँ पर प्रो पीसेस आपको वीडियो के नीचे दिखाई देता है वहीं पर आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही इस ज्वाइन के ऑप्शन में एंटर करेंगे आपको 249 रुपी का फी पे करना पड़ेगा और आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। हालांकि ये वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको यूट्यूब चैनल पर प्रज्ञान सीरीज के अंदर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। ओके, नाउ देखिए, हमने जो पैटर्न बनाया है वो ऐसा बनाया है कि पहले हम जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सिलेबस वाइज, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, राइट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज क्लास 1, ठीक है, ये क्लास 1 है। जैसे ही इसके बाद क्लास 2 आएगी तो वो ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्लास 2 में रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली क्लास 2 जाएंगे तो वो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। तो बेटर है कि आप एक बार अच्छे से क्लास 1 को सुन लीजिए। आप चाहिए तो 2x स्पीड पर सुन लीजिए, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे थंबनेल में भी मैंने मेंशन किया है कि मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो 30 से 35 मिनट्स के बीच ही रहे। क्योंकि व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग, मुझे एज अ स्टूडेंट मैं भी ऐसा महसूस किया करती थी कि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस हो जाते हैं तो हम अपना कई बार इंटरेस्ट लैक कर जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होता है तब भी हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, या कई बार हमारे पास डेटा लिमिट भी होती है, राइट। तो मैंने वीडियोस को 30 टू 35 मिनट्स के सेशंस में फ्रेगमेंट किया है। सेशन 2 में या क्लास 2 में आपको इसी के एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए आज हम करने वाले हैं, मैं पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस में आप यहाँ देखिए यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी, स्कोप्स एंड प्रिंसिपल्स, ये आज हम कवर करेंगे। स्कोप्स एंड प्रिंसिपल्स, उसके बाद क्लास 2 में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद एथिक्स एंड सिग्निफिकेंस हम करेंगे। ओके, एंड व्हाट माय फिलॉसफी इज दैट वी शुड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत सारी चीजें क्लटर करके रखना और एक भी ना बने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो इतना सॉलिड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कि उससे कोई भी क्वेश्चन बने वो आपको बहुत अच्छे से बन जाए। ओके, ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस से के द्वारा दिखाई दिया है कि हम फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी, स्कोप्स एंड प्रिंसिपल्स यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है आप उनको नोट कर सकते हैं, ओके। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ उनको नोट करें, ताकि आपके पास ट्रस्ट नोट्स एक बार वीडियो देखने के साथ ही बन जाए। ओके, इसके साथ साथ मैं बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करूंगी, ताकि यदि आप हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी हैं तो भी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए, अगर हम इस पार्ट ऑफ द सिलेबस की बात करें जहां हमें फॉरेंसिक बायोलॉजी को समझना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक बायोलॉजी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, इफ यू टॉक अबाउट फॉरेंसिक बायोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। इस बात को समझने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। फॉरेंसिक साइंस का पार्ट फॉरेंसिक बायोलॉजी है। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले हम जानते हैं ये शब्द फॉरेंसिक है क्या। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है। आपने बचपन में सीआईडी तो देखा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्राइम डिटेक्टिव सीरियल्स होते हैं जिसमें आपने देखा होगा डिटेक्टिव्स जो हैं वो कुछ क्रिटिकल एंगल्स पे केस को पूरी तरह सॉल्व कर जाते थे, राइट। आप बचपन में आपने कोई ना कोई ऐसा एक सीरियल जरूर देखा होगा, राइट। अगर हम बात करते हैं फॉरेंसिक की, ये जो फॉरेंसिक टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फोरेंसिस। ओके,
तो वर्ड का ओरिजिन क्या है? लैटिन। अगर हम फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो इट्स अ लैटिन वर्ड। ये जो फॉरेंसिक वर्ड आया है इट इज लैटिन, ओके। मीनिंग ऑफ द फोरम। बट इसका क्या मतलब हुआ? फॉरेंसिक साइंस ऑफ द फोरम साइंस, ये समझ से परे लगता है, राइट? इसको समझने का प्रयास करते हैं। फॉरेंसिक वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड फॉरेंसिस से आया है, जिसका मतलब होता है ऑफ द फोरम और पब्लिक डिस्कशन और डिबेट। ओके अब क्यों है इसके लिए हमको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। एंशिएंट रोम में जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते थे ना, उनको पब्लिक प्लेसेस पर डिस्कस किया जाता था। जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते थे, और ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे इन डिस्प्यूट्स को डिस्कस किया जाता था उनको फोरम्स कहा जाता था, ठीक है। जहाँ पे जो भी संबंधित एविडेंस हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सबको प्रेजेंट किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज। तो इसीलिए वहां से ये शब्द आता है फॉरेंसिक, ओके। सो फॉरेंसिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यहाँ से आपका जो जानने वाली बात है वो ये है कि दैट इट वाज अ लैटिन वर्ड। जो लैटिन वर्ड है वो क्या है? फोरेंसिस, ओके, जिसका मतलब होता है ऑफ द फोरम और पब्लिक डिस्कशन स्लैश डिबेट, ओके। ये चीज आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, इट एक्चुअली रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ओके, एंड टेक्निक्स इन मैटर्स रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस। इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक इक्वेशन का सहारा लिया है। आप उसे समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम फॉरेंसिक साइंस को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट इट्स अ वेरी गुड अमालगमेशन ऑफ साइंस एंड लॉ, ओके। तो फॉरेंसिक साइंस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड लॉ वेर इन वी यूज द साइंटिफिक मेथड्स। हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं, ओके, साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, बट कहां पर अप्लाई करते हैं? इन द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस। क्या हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? ओके और इस साइंस के द्वारा, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? वी कैन आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, वी कैन सॉल्व क्राइम्स एंड वी कैन साइंटिफिकली प्रेजेंट द वैलिड एविडेंसेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ओके। तो क्या हमको ये सारी बातें समझ में आ गई? अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, या मेरी स्पीड आपको इस वीडियो में ज़्यादा लगे, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं इन सभी बातों का ध्यान रख पाऊँ, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉरेंसिक साइंस वर्सेस फॉरेंसिक बायोलॉजी। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि फॉरेंसिक बायोलॉजी है वो फॉरेंसिक साइंस का एक पार्ट है, ओके। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे हमको बायोलॉजी भी, बॉटनी भी देखने के लिए मिलता है, जोलॉजी भी देखने के लिए मिलता है, एनवायरमेंटल साइंसेस भी हमको देखने के लिए मिलता है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स की अगर आप बात करें तो इन सबका अम्ब्रेला अगर आप देखेंगे तो वो लाइफ साइंस है ना, दे ऑल आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाइफ साइंस। सिमिलरली फॉरेंसिक बायोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो वो फॉरेंसिक साइंस का एक हिस्सा है, ओके, जहां पर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमने बात फॉरेंसिक साइंस की हमने बात की है, तो हमने क्या बात की कि जो बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है, जो साइंटिफिक प्रोसेसेस है, मेथड्स है, उनको अप्लाई करना आपके जुडिशियल मैटर्स में, ओके, क्रिमिनल मैटर्स में, या जो लॉफुल मैटर्स है वहां पर अप्लाई करना साइंस को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस को ध्यान से समझते हैं with the help of some very famous definitions। अब मैं famous definitions क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये definition forensic science की किसने दी, और आप वहां पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ definitions पढ़ लेते हैं, लेकिन हम famous authors या किसने वो definition दी वो पढ़ना भूल जाते हैं या हम याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम forensic science की बात करें, we are not talking about forensic biology। सो रिचर्ड सेफस्टीन, इनकी किताब का नाम भी मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, जहां पर उन्होंने ये कहा दैट फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू क्रिमिनल एंड सिविल लॉज दैट आर एनफोर्स्ड बाय पुलिस एजेंसीज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर आप यहाँ पर भी बात कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने पहले एक इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहा था, दैट साइंस प्लस लॉ इज एक्चुअली फॉरेंसिक साइंस। आई एम जस्ट यूजिंग FS, प्लीज ये अब्रिविएशन आप कहीं पर यूज मत कीजिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, राइट। तो फॉरेंसिक साइंस इज नथिंग बट साइंस प्लस लॉ, ठीक है। हम साइंटिफिक मेथड्स और वेज को अप्लाई करते हैं क्रिमिनल एंड सिविल लॉज में, जो कि किसने इन्फोर्स किया? पुलिस एजेंसीज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये कहा है रिचर्ड सेफस्टीन ने, ओके। क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझ गए होंगे आप सभी। दैट सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा कि जो फॉरेंसिक साइंस है वो कुछ नहीं है, बस साइंस का एप्लीकेशन
है, बट एप्लीकेशन कहाँ पर है? टू क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। ओके, चलिए, और ये क्रिमिनल और सिविल लॉज को बनाता कौन है, ये भी उन्होंने कहा कि ये जो लॉज है ये इन्फोर्स करती हैं पुलिस एजेंसीज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। जे सीगल का डेफिनेशन है, इनकी बुक का नाम फॉरेंसिक साइंसेज द बेसिक्स में इन्होंने ये डेफिनेशन दी, जहां पर उन्होंने कहा फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू द मैटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। वही बात है, बस बात कहने का तरीका अलग है। ओके, बात वही है क्योंकि प्रिंसिपल ही वही है, राइट? साइंस प्लस लॉ इज फॉरेंसिक साइंस। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू मैटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ये जे सीगल का स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ओके, ऑलराइट, सो सीगल्स क्रिमिनल जस्टिस, अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको कीवर्ड याद रहेगा, और सीगल ने कहा था ये भी याद रहेगा। ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यदि आता है तो रिचर्ड सेफरस्टीन का स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये डेफिनेशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट, देखिए यहाँ पर मैंने जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है, इंटेंशनली हाईलाइट किया है, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू फोकस और स्ट्रेस ओवर देम। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, तो फॉरेंसिक साइंस किस चीज का एप्लीकेशन है? साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, किसके लिए? फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगेन द सेम principle, science plus law is equal to forensic sciences. Am I very clear with this? Okay, all right, so let's proceed further and now we'll talk about forensic biology. अभी तक हम बात कर रहे थे forensic science की, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी की। ओके, क्योंकि हमारा सिलेबस हमसे फॉरेंसिक बायोलॉजी की बात कर रहा था, बट मैंने आपको फॉरेंसिक साइंस क्यों बताया? क्योंकि हमको सबसे पहले हमारा बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, हमें कहीं पर भी एक भी स्कोप नहीं छोड़ना है कि कोई भी क्वेश्चन बने और वो हमसे ना बने, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। It's a tough neck to neck competition, right? Okay, so definition of forensic biology we'll start with. सबसे पहले अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये एक ब्रांच है, मैंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इट्स अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जहां पर हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ काम करते हैं। ओके, ऑलराइट, इसलिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड को हाईलाइट किया है। ठीक है, अगेन अगर हम रिचर्ड सेफरस्टीन की डेफिनेशन पर जाएं, उन्होंने फॉरेंसिक बायोलॉजी के लिए भी डेफिनेशन दी है, उसको भी डिफाइन किया है, तो आप देख सकते हैं forensic biology is the branch of forensic science that deals with the examination of biological evidences for legal purposes. ठीक है, तो वहीं पर बात फिर से आ जाती है कि भाई ये साइंस प्लस लॉ है। साइंस यहाँ पर हम बायोलॉजिकल साइंसेस यूज करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेथड्स यूज करेंगे, किस चीज के लिए? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे डीएनए की अगर आप बात करें, बॉडी फ्लूइड्स की अगर आप बात करें, ब्लड सैंपल्स की बात करें, ठीक है, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस. So the branch of forensic science that deals with the examination of biological evidences for legal purposes is what we call as the forensic biology. Okay, now एक और डेफिनेशन हम देखेंगे, विच इज फ्रॉम कीथ इनमन एंड नोरा रुडिन। इन्होंने कहा दैट इफ वी टॉक अबाउट फॉरेंसिक बायोलॉजी, इट इज कंसर्न विद द रिकॉग्निशन, collection, examination and interpretation of biological evidences. प्लीज यहाँ पे कीवर्ड्स पर ध्यान देंगे। रिकॉग्निशन, सबसे पहले तो आपको जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस है उनको रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए और उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल एविडेंसेस, देयर एग्जामिनेशन एंड देयर इंटरप्रिटेशन, ये फॉरेंसिक बायोलॉजी है। मतलब हम फॉरेंसिक बायोलॉजी में क्या करते हैं, ऐसे प्रूफ्स या ऐसे एविडेंसेस जो कि बायोलॉजिकल हैं उनको पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। ओके, जैसे मानिए आपको एक डीएनए सैंपल मिला, ठीक है, तो आप पहले उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये डीएनए सैंपल है, ठीक है, फिर आप उसको कलेक्ट करोगे, एग्जामिन करोगे और उससे आप क्या समझ पा रहे हो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करोगे, विच इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऑलराइट, तो क्या हमको ये बात समझ आई? हमको कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है, आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं रेडिली रिप्लाई करती हूँ, तो ग्रुप में तो आप कुछ भी अपने डाउट्स पोस्ट नहीं कर सकते, बट आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट पूरी तरह से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है,
चलिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हम फॉरेंसिक बायोलॉजी की बात करें, तो फॉरेंसिक बायोलॉजी एक वो ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस का जहाँ पर हम बायोलॉजिकल नॉलेज और बायोलॉजिकल टेक्निक्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं। किस लिए अप्लाई करते हैं? फॉर द आइडेंटिफिकेशन, एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस इन लीगल एविडेंस इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल चीज याद रखिए, साइंस प्लस लॉ। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल नॉलेज और टेक्निक एज अ साइंस अप्लाई कर रहे हैं। किस लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन, एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस। कहाँ पर अप्लाई करने के लिए? लीगल इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, ऑलराइट, ये बहुत सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। फॉरेंसिक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है ना? तो देखिए सबसे पहले तो है कि भाई क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है ना? अब हम वो कैसे करेंगे? अगर हम बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करके वो कर रहे हैं ना, तो वो फॉरेंसिक बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पे फॉरेंसिक्स बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ना लिखकर फॉरेंसिक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि यदि आप बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक लीगल इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर वो आपका फॉरेंसिक बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। उसके लिए ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फॉरेंसिक साइंस का। ठीक है, अब वो कैसे आप करोगे? यूजिंग द फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, बायोलॉजिकल सैंपल्स, फुटप्रिंट्स, हैंडराइटिंग। तो यदि आप फिंगरप्रिंट, डीएनए, बायोलॉजिकल सैंपल्स में जाते हैं तो ये फॉरेंसिक बायोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, तो जब आप बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके लीगल इन्वेस्टिगेशंस को सॉल्व करते हो तो वो फॉरेंसिक बायोलॉजी है ना। तो क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन थ्रू फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, बायोलॉजिकल सैंपल्स, फुटप्रिंट, हैंडराइटिंग्स एक्सेट्रा, दिस इज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, क्या करना है? क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? आप उनके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डीएनए, बायोलॉजिकल सैंपल्स या फुटप्रिंट्स के द्वारा उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जहां पर भी आप बायोलॉजिकल एविडेंसेस को इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं ना, तो वो फिर आपका फॉरेंसिक बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज क्राइम रिकंस्ट्रक्शन। देखिए ये बात प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्राइम रिकंस्ट्रक्शन से क्या मतलब? देखो अगर आपको किसी चीज को अच्छे से समझना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो हुआ कैसे होगा। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया, ये चीजें आपको याद रखनी है। यही चीजें, अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपने ये सॉल्व कर दिया तो केस सॉल्व हो गया ना आपका। ठीक है, तो क्राइम रिकंस्ट्रक्ट करना भी फॉरेंसिक साइंस का एक ऑब्जेक्टिव है, जिससे हमें पता चल जाए कि हुआ क्या बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, ऑलराइट, कैसे हुआ, ओके, कब हुआ, पोस्टमार्टम इसलिए हम करते हैं। ठीक है, एंड फिर हु कमिटेड द क्राइम, तो यहाँ पे एक लीगल पर्सपेक्टिव आ जाता है। ठीक है, वो काम फिर लीगल एजेंसीज का है। ठीक है, तो क्या हमको ये समझ आया लीगल कंस्ट्रक्शन? लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंसेस। ये कंप्लीटली फॉरेंसिक बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, साइंटिफिक एग्जामिनेशन करना बायोलॉजिकल एविडेंसेस का, जैसे कि ब्लड स्टेन्स या हेयर फाइबर्स, फिंगरप्रिंट्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, तो इनको कलेक्ट करना और इनको एनालाइज करना, ये आपका फॉरेंसिक साइंस, या आप कह सकते हैं कि ये तो फॉरेंसिक बायोलॉजी का भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई? ये बहुत इजी चीजें हैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, आपको मेरी लैंग्वेज टफ लग रही है, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि आपका फीडबैक मेरे लिए सर्वोच्च है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई सेंस नहीं है ना इस वीडियो का। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कीवर्ड्स बदलने की या अपना तरीका बदलने की। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कमेंट्स के माध्यम से मुझे देके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए अब एक और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उस पर आ जाते हैं। नंबर 4, असिस्टिंग द जुडिशियल सिस्टम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स प्रोवाइडिंग साइंटिफिक ओपिनियंस टू कोर्ट्स फॉर फेयर जजमेंट। इस बात को फिर से समझिए, साइंस प्लस लॉ इज फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, मैं आज आपको ये याद करवाने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं इतनी बार ये स्टेटमेंट बोल चुकी हूँ, बट फॉरेंसिक साइंस इज ऑल अबाउट दिस ओनली।
ठीक है। देखिए, जुडिशियल सिस्टम को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे असिस्ट करते हैं? उनको साइंटिफिक ओपिनियंस, साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करके, ताकि जो जजमेंट है वो फेयर हो सके, ऑन फेयर सॉलिड आप कह सकते हैं प्रूव्स हो सके। ठीक है, बेस एक सॉलिड बेस पर हो सके, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम जो है उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो असिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आई एम सॉरी, इसके बाद स्टैब्लिशिंग इनोसेंस और गिल्ट। इस बात को भी ध्यान से समझिए कि फॉरेंसिक एविडेंस जो है ना वो किसी को गिल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सोनरेट द इनोसेंट पर्सन। जो ऐसा व्यक्ति है जो गलती से कहीं पर फंस गया है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया या जो भी क्राइम है वो उसने कमिट नहीं किया और उसको सजा मिल रही थी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेंसिक एविडेंसेस वो ये प्रूफ हो सकता है कि उसने क्राइम किया भी है या नहीं। ठीक है, ऑलराइट। और अगर किसी ने किया है तो वो भी प्रूफ हो सकता है। सो स्टैब्लिशिंग इनोसेंस और गिल्ट ये भी फॉरेंसिक साइंस का एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे: क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, क्राइम रिकंस्ट्रक्शन, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंसेस, असिस्टिंग द जुडिशियल सिस्टम एंड एस्टैब्लिशिंग इनोसेंस और गिल्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये बहुत इजी है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में इसको आपके सामने रखा है ताकि एक कंपैरिजन आपके दिमाग में ड्रॉ होता जाए। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो फर्स्ट हुए हैं। ठीक है, इन्हें प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फॉरेंसिक साइंस आप कह सकते हैं। ओके, एंड द सेम लॉज अगर आप देखें साइंटिफिक प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस में जो है वो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स तो अपने एक अलग लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन अगर हम फॉरेंसिक बायोलॉजी की बात करें तो उसमें यही प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, नंबर 1 is the principle of individuality which is given by Paul L. Kirk। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात आ रही है ना, तो यहाँ पे देखिए आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो यूनिक हैं। ठीक है, आपका जो डीएनए प्रोफाइल है वो यूनिक है यदि आप आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हैं तो। ठीक है, तो आपकी एक यूनिकनेस है, राइट, और उसी यूनिकनेस पर ये प्रिंसिपल बना हुआ है, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है दैट एवरी एंटिटी वेदर person or object can only be identical to itself and so it is unique। मतलब दुनिया में कोई भी चीज जो है वो अपने आप में यूनिक है। ओके, अगर आप, जैसे हमने बात की आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है। ओके, अगर हम बात करते हैं आपकी डीएनए प्रोफाइल की, वो यूनिक है, राइट, तो आप अपने आप में यूनिक है एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट पर्सन्स, इट्स ऑल्सो अबाउट ऑब्जेक्ट। हर एक चीज जो इस दुनिया में है वो यूनिक है, राइट। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ये जो प्रिंसिपल है वो आपको यही सिखाता है या यही बताता है दैट एवरी एंटिटी वेदर इट्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इट्स यूनिक। लेकिन बात यह है कि इसका यहाँ पे क्या काम, ये फॉरेंसिक साइंस में यूनिकनेस की बात कैसे होने लगी? हम कोई सोशियोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, देखिए आपका डीएनए अलग होता है, डीएनए प्रोफाइल आपकी अलग होती है, आपका फिंगरप्रिंट अलग होता है, राइट, तो दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल को ऐसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आपकी डीएनए प्रोफाइल सेम नहीं हो सकती, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली जाती है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी पर ही ये जो केसेस हैं ये डिपेंड करते हैं, और इसीलिए इस प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस के अंडर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, समझ आया हमें? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब हर एक एंटिटी, चाहे वो कोई पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो, वो अपने आप में यूनिक है। जैसे कि आपका डीएनए प्रोफाइल, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये अपने आप में यूनिक है, और इसीलिए हम इन्हें फॉरेंसिक एविडेंसेस के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, right। The next principle is the Locard's principle। it's very famous one। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में, नॉट ओनली इन एमपीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम जो सेम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं साइंटिफिक ऑफिसर का, वहां पे इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, द लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देखिए डॉक्टर एडमंड लोकार्ड ने ये प्रिंसिपल दिया, और उनके अनुसार जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, whenever two objects come into contact there is an exchange of material between them। ओके, ऑलराइट, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे
तो वहां पर मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा ही होगा। और यही ट्रेसेस जो होते हैं कांटेक्ट के, वो एविडेंस होते हैं जो कि क्रूशियल है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को समरली आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक चोर जो है, यहाँ पे मैंने उस एग्जाम्पल को कोट भी किया, एक चोर जो है वो गार्डन से भागकर आपके हाउस में आया। ठीक है, तो आपके गार्डन में जो थोड़ा बहुत कीचड़ रहा होगा वो उसके शू में स्टिक हो सकता है। ठीक है, एंड देन हाउस फ्लोर पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, हो ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्लोर है, वो चोर आया आपके घर में, आपके घर में जो कारपेट है उसकी जो फाइबर्स है वो चोर के कपड़े में लग गए। ठीक है, तो कांटेक्ट हुआ ना, राइट। तो बोथ द क्राइम सीन एंड द क्रिमिनल एक्सचेंज मटेरियल, ये यहाँ पे इस प्रिंसिपल के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ओके, सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, जिसको फिल्मों की अगर भाषा में मैं बोलूं तो हर जो चोर है वो कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़ जाता है, आपने सुना है। तो साइंटिफिकली अगर आप उसकी बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज इज एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ठीक है, एग्जाम्पल साथ में इसलिए दें ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, देन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जिनसे क्वेश्चन पूछे गए। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन पता है क्या कहता है कि आप किसी भी दो नॉन सिमिलर डिसिमिलर चीजों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपका कंपैरिजन हमेशा हमेशा सिमिलर चीजों के बीच में होना चाहिए। ओनली सिमिलर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। ओके, ओनली सिमिलर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड विद सिमिलर, ये स्टेटमेंट दिया गया। इसका मतलब क्या है कि आप एक जैसी चीजों के बीच में ही तुलना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का मैंने प्रयास किया है कि कोई क्राइम सीन है और उस क्राइम सीन में पुलिस को एक शू प्रिंट मिलता है, जूतों का निशान। ठीक है, और जो जूते के निशान है, जो भी सस्पेक्ट्स हैं, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, उन सबके शूज से अगर वो शू प्रिंट कंपेयर किया जा रहा है तब तो सही बात है ना। लेकिन अगर एक शू प्रिंट को टायर प्रिंट के साथ कंपेयर किया जाने लगे तो बताइए ये सही है या गलत? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन में कहा दैट ओनली सिमिलर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड विद द सिमिलर्स, मतलब सिर्फ एक जैसी चीजों के बीच में ही तुलना की जा सकती है। अगर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, उनमें अगर ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स हैं तो उनका कंपैरिजन किया जा सकता है अलग 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 अलग। ठीक है, ह्यूमन प्रिंट्स का कंपैरिजन ह्यूमन प्रिंट्स के साथ किया जाता है, एनिमल प्रिंट्स का जो कंपैरिजन है उनको एनिमल प्रिंट्स के साथ किया जाना चाहिए, राइट। ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन हमें बताता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रिंसिपल्स हमें समझ में आ गए। और दो इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है ना जो आपने मैथ्स में पढ़ी, और आपको शायद जब आप इसे मैथ्स में पढ़ रहे होंगे तब आपको जरूर लगा होगा कि ये सिर्फ मैथ्स में है ना। लेकिन अगर आप लाइफ की भी बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज एवरीवेयर एंड इट इज ऑल्सो देयर इन फोरेंसिक साइंस। ओके, सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, the probability determines the chances of occurrence of a particular event in a particular way out of a number of ways in which the event can take place or fail to take place with the equal facility. ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए आपके पास टोटल कितनी संभावना है कि इतनी संभावनाओं में से, फॉर एग्जांपल कोई एक क्राइम सीन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अभी हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव में क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है ना। तो रिकंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे होगा? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे, कि इतने तरीके से ये जो इवेंट है ये पॉसिबल था, ये होना संभव था। उनमें से कितने तरीकों से एक्चुअली में हुआ और कितनों में नहीं हुआ, ये नहीं हो पाया या नहीं हो सकता, ये आप किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के द्वारा। जैसे कि एक जो डीएनए रिपोर्ट है, ठीक है, वो ये भी बता सकती है, उसमें दोनों प्रोबेबिलिटी है ना। हो सकता है वो ये बोले कि जो रिलेटेड डीएनए है वो मैच कर रहा है सस्पेक्ट से, जो डीएनए एविडेंस में के तौर पर लिया गया है वो सस्पेक्ट से मैच कर रहा है। एक ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो मैच नहीं भी कर सकता है, राइट। तो हमको दोनों कंडीशंस लेके चलनी पड़ेंगी। अगर मैच कर गया तब तो आपके पास क्रिमिनल है, आपको पता है किसने कमिट किया है क्राइम, बट अगर नहीं पता चला देन यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। इसका मतलब है दैट ऑब्जेक्ट्स चेंज विद टाइम। इसका मतलब क्या है? आपने फल सब्जियां अपने घर में देखी होंगी, बेस्ट एग्जांपल है। आप एक दिन फॉर इंस्टेंस आज में कोई सब्जी लेकर आई, क्या आज से 5 दिन बाद भी उसका स्टेट वैसा ही रहेगा?
नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की बात करते हैं, जैसे इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस ब्लड, ठीक है, तो जो ब्लड स्टेन्स होते हैं वो जैसे ही उनका एक्सपोजर टाइम बढ़ता है वो डिग्रेड होते जाते हैं समय के साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेशन समय रहते कर लेनी चाहिए। अगर समय रहते आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो आपको वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, है ना। ऑलराइट, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, दैट इट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, की चीज हमेशा एक सी नहीं होती, ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, वो समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही समय पर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस। तो जो फॉरेंसिक साइंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक्सपैंडिंग साइंस है। अभी आप कह नहीं सकते कि उसकी लिमिट क्या है, बिकॉज इट इज लिमिटलेस। बहुत नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी फॉरेंसिक साइंस के अंडर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप स्कोप्स की बात करें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में हमें फॉरेंसिक साइंस का यूज मिलता है। सिविल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हमको फॉरेंसिक साइंस का जो यूज है वो मिलता है। फॉर इंस्टेंस आपको किसी भी पर्सन के फादर को आइडेंटिफाई करना है, आपने देखा है टीवीज में भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं, डीएनए रिपोर्ट टेस्ट से पता चल जाएगा दैट एक्स वाई जी इज फादर ऑफ एक्स वाई जी और नॉट, राइट। तो दैट्स अंडर सिविल डिस्प्यूट। साइबर क्राइम्स भी पता चल जाते हैं, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन भी। ये जो साइबर क्राइम वाला पार्ट है, इट इज नॉट अंडर फॉरेंसिक बायोलॉजी बट इट इज अंडर फॉरेंसिक साइंस। तो आप ये मत समझिएगा कि साइबर क्राइम फॉरेंसिक बायोलॉजी से कैसे पता चल जा रहे हैं, ठीक है, बट इट इज देयर अंडर द स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस। जो डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन है, बहुत सारी ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे कई बार ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे फॉरेंसिक बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस अपना रोल प्ले करता है। टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस में फुटप्रिंट्स जो हैं वो मार्क्स की, फिर उनको जो डेटाबेस है गवर्नमेंट के पास वो उससे टैली करते हैं कि क्या ये प्रीवियस कोई रिकॉर्ड मिल रहा है या नहीं, ठीक है, तो वहां पर भी यूज है। वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में भी फॉरेंसिक साइंस का यूज है, और साथ साथ में इन्वायरमेंटल क्राइम्स जो है उसमें भी फॉरेंसिक साइंस का यूज है। तो यदि आप मुझे कहेंगे तो ये सारे जो आप फॉरेंसिक साइंस के स्कोप देख रहे हैं, मैं इनको डिटेल में भी आपको कई सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अभी मैंने एक ब्रॉड कैटेगरी को यहाँ पर आपके सामने रखा है ताकि आप समझ सके कि कौन कौन से ऐसे हॉरिजॉन्स है जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस जो है उसका यूज हो सकता है। ओके, तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद लास्टली हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये ना आप याद ही कर लीजिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने स्पेसिफिकली उन साइंटिस्ट्स के नाम यहाँ पर रखे हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस या तो एमपीपीएससी ने पूछे या अदर कंडक्टिंग एजेंसीज ने पूछे ना सिमिलर पेपर और सिमिलर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैथ्यू और फिला जो है इन्हें फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। हैंस ग्रॉस को फादर ऑफ क्रिमिनलिस्टिक्स कहा जाता है। एडमंड लोकर्ट को फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है। एलिक जेफरे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कंट्रीब्यूटर माना जाता है। फ्रांसिस गाल्टन जो है उन्होंने फिंगरप्रिंट का क्लासिफिकेशन दिया था। और विलियम हर्शल जो है उन्होंने फिंगरप्रिंटिंग यूज इन इंडिया इनिशिएट किया था, ठीक है। तो ये सारे साइंटिस्ट और इनका कंट्रीब्यूशन ये आपको याद ही करना चाहिए। इसकी ट्रिक्स अगर आप चाहें तो आप सेल्फ ट्रिक्स बना सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे याद ही कर लीजिए और रिवाइज करते जाइए रेगुलर इंटरवल पर, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूटर्स आएंगे जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो यदि आप चाहें तो ट्रिक बना लीजिए या डेली रिविजन डेली का डेली करते रहेंगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें से द फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए, एंड द फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ओके, तो इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं काफी सारे जो हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे पाऊँ फॉरेंसिक साइंसेस का, फॉरेंसिक बायोलॉजी का, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये फॉरेंसिक टर्म कहाँ से आई, इसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट जो क्लास 3 रहेगी वहां पे हम हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एथिक्स देखेंगे फॉरेंसिक साइंस में जो यूज होने वाले, फॉरेंसिक बायोलॉजी में जो यूज होने वाले। बट क्लास 2 जो होगी, दिस वाज क्लास 1, क्लास 2 जो होगी उसमें हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड इन क्लास 1, और हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। ओके, तो यदि आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्लीज फ्रीली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
इसके साथ-साथ ही आप अपने फ्रेंड्स जो साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए बिकॉज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और सारे पूरी की पूरी जो यूनिट्स हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी प्रज्ञान सीरीज़ के अंडर। तो आप प्लीज़ साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपनी तैयारी पूरे मन लगाकर करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेपर 2। तो अपना साइड बाय साइड आपको एमपी जीके की भी प्रिपरेशन, एमपी करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन करती रहनी है। ओके, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से मुझे दीजिए। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आपको पता चलते रहे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।